लोग ने कल नंबर ऑफ सिग्नल्स देखे थे। नंबर ऑफ सिग्नल्स देखे थे मतलब कितने कार्बन कैसे हैं, इक्विवेलेंट है कि नहीं है, और हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्नल्स कार्बन 13 NMR। ठीक है, थोड़ा सा ग्लिम्स हम रिवीजन करेंगे कार्बन 13। मैंने शायद म्यूट नहीं किया है तो इसलिए फोन में पढ़ाई हो रहा है बेटा। क्यों पढ़ाई हो रहा है? क्या वर्कशीट है? ये देखिए इधर हेलो ओके ओके सुमित ने भी बोला है कि रिकैप कर दे। कोई बहुत ज्यादा पिछली क्लास में एक्चुअली मैंने नहीं बताया था, मैंने आपको पिछली क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस ही कराए थे ज्यादा। ठीक है, तो फिर भी जो थोड़ा बहुत भी बताया था वो सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं वो करूंगी, रिवीजन करूंगी, क्योंकि आज टाइम कम होता है और हमें आगे भी थोड़ा सा देखना है ना। तो हम, लेकिन मैं जो पढ़ाई थी वो थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ, और क्वेश्चंस आप जो यूट्यूब पे हैं ऑलरेडी बहुत, मैंने भी दूसरे यूट्यूब के जो मुझे क्वेश्चंस अच्छे लगे या और कहीं से अच्छे लगे तो वही क्वेश्चंस मैंने उठाया था। आप मेरा भी यूट्यूब देख सकते हैं या किसी और का भी देख सकते हैं, बहुत से मटेरियल मिले हुए हैं। जो समझाने वाली बात है मैं फिर से एक स्टार्टिंग दे रही हूँ। कार्बन 13 NMR हम लोग ने देखा था कि प्रोटॉन NMR से किस तरीके से डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो कार्बन 13 NMR के जो सिग्नल आते हैं वो सिग्नल प्रोटॉन NMR के कंपेयर में कम आते हैं। ठीक है, वीक आते हैं, सेंसिटिविटी जो होती है कार्बन 13 NMR की वो कम होती है। इसका रीजन हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम ये देख लेंगे, जो सिग्नल आते हैं आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में वही स्पेक्ट्रम देते हैं। तो हमारा सिग्नल से मतलब साफ साफ यही है कि जब रेडियो फ्रिक्वेंसी रेजोनेट कराती है, फ्लिपिंग होती है न्यूक्लियाई की जो स्पिन एक्टिव हैं, वो कैसे आपका एक्टिवली सिग्नल देते हैं या आपको कितने तरीके के सिग्नल देते हैं। तो आपको जो बताया कि कार्बन 13 NMR है, ये इसमें जो सिग्नल्स आते हैं ये वीक होते हैं इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। इसका दो रीजन होता है, एक होता है गैरोमैग्नेटिक रेशियो, कार्बन 13 का बहुत कम होता है। गैरोमैग्नेटिक रेशियो के बारे में जैसे मैंने बताया था प्रोटॉन NMR में कि मैं अलग से एक क्लास लूंगी, वो नहीं ले पाई, नेक्स्ट क्लास आपको गैरोमैग्नेटिक रेशियो की कर दूंगी। यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। तो एक रीजन है इसका गैरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, मैथमेटिकली आपको मैं बता चुकी हूँ प्रोटॉन NMR में, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसका कार्बन 13 का जो गैरोमैग्नेटिक रेशियो है वो कम होता है प्रोटॉन NMR से। दूसरा रीजन इसकी एबंडेंसी। एबंडेंसी से हमारा ये रिलेशन है कि आपने देखा कि जो प्रोटॉन या जो न्यूक्लियाई एक्टिव होते हैं मैग्नेटिकली वही सिग्नल देते हैं, और उस सिग्नल को हम रिकॉर्ड करके स्पेक्ट्रम के फॉर्म में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के लिए। तो ये जो कार्बन 13 है ये हमारा आइसोटोप है कार्बन 12 का। नेचुरल जो अबंडेंट कार्बन है वो कार्बन 12 है। अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाए तो उसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम जो होंगे वो होंगे कार्बन 12। लेकिन जो कार्बन 13 की अबंडेंसी है जो कि न्यूक्लियर एक्टिव है, स्पिन एक्टिव है, और हम लोग ने देखा है कि जो मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई होगी सिर्फ वही NMR देगी। तो आपने जैसे देखा कि कार्बन 12 नहीं दे सकता है सिग्नल क्योंकि वो उसकी I0 है, वो इसका जो मैग्नेटिकली एक्टिव नहीं है वो, जिसकी वजह से जो कार्बन 13 है वो एक्टिव है। तो वो जब भी हम NMR लेंगे कार्बन का तो कार्बन 13 ही लेंगे, और कार्बन 13 का जो रेशियो है वो 1.1% है। तो आप इस परसेंट से देख सकते हो कि ऐसे एज्यूम करो कि अगर आपके पास 1000 मॉलिक्यूल है तो उस 1000 मॉलिक्यूल में अगर 989 मॉलिक्यूल आपके कार्बन 12 के हैं तो केवल 11 मॉलिक्यूल आपके कार्बन 13 के हैं। तो दैट मीन्स यू कैन विजुअलाइज कि कार्बन 13 के केवल 11 मॉलिक्यूल है। अगर 1000 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो 1000 मॉलिक्यूल की मैं बात कर रही हूँ जो आपने सैंपल में, जो सैंपल बनाया है सॉल्वेंट में, ड्यूटरेटेड सॉल्वेंट में, उसकी मैं बात कर रही हूँ जो आप एनालाइज कर रहे हो। तो उस कार्बन 13 न्यूक्लियाई क्योंकि वो इतनी कम होती है, इतनी अबंडेंसी उसकी कम होती है, इस वजह से भी उसके सिग्नल्स वीक आते हैं। और मैंने आपको एक बात कल बताई थी कि जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जितने तरीके के नंबर ऑफ सिग्नल होते हैं, आज में हम लोग थोड़े क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सिग्नल तो बताएंगे ही, साथ में आज मेन फोकस होगा कि कौन सी पीक कहाँ पे आती है कार्बन की।
तो उसमें आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ सिग्नल होते हैं वो आपको जो स्पेक्ट्रा मिलता है, जितने तरीके के प्रोटॉन, जितने तरीके के कार्बन हैं उतने सिग्नल आपको मिलेंगे। अब जितने तरीके के कार्बन होने का मतलब क्या है कि उतने ज्यादा केमिकली डिस्टिंक्ट कार्बन जो होंगे आपके, वो डिपेंड करेगा कि उसमें एनिसोटोपिक या डायस्टीरियोटोपिक कार्बन तो नहीं है कि है। इसके साथ साथ में आपको एक चीज बता दूं कि अगर हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, मान लीजिए हमने इथेनॉल ही लिया, तो उस इथेनॉल का जब आप कार्बन 13 में सिग्नल डिटेक्ट करते हो, स्कैन कराते हो, तो पर्टिकुलर एक टाइम पे जरूरी नहीं है कि वो दो कार्बन जो है CH3 और CH2 वो दोनों ही कार्बन 13 न्यूक्लियाई रखे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल एबंडेंसी कार्बन 12 की ज्यादा है, कार्बन 13 की 1000 में 11 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब आपका क्या है, सोचिए कि अगर एक बार कार्बन जो, अगर इथेनॉल को आप स्ट्रक्चर इलुसिडेट कर रहे हैं, तो CH3 का आपका एक बार कार्बन 13 होगा, उसके बाद हो सकता है दूसरा स्कैन करें तो आपका कार्बन जो CH2 है उसका कार्बन आपका C13 हो। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमको लार्ज नंबर ऑफ स्कैन की जरूरत पड़ती है, जिसका कि हम एवरेज लेते हैं, और जो पूरा टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमको मिलता है, उस टोटल नंबर ऑफ कार्बन में वो हमें एवरेज करने के बाद मिलता है। अब जब हम स्कैन की बात करते हैं तो प्रोटॉन का नंबर ऑफ स्कैन बहुत कम में ही आ जाता है। उसका कारण यही है कि वो सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, उसकी एबंडेंसी बहुत ज्यादा है, और साथ में आप ये मैं बता दूं कि 10 से 15 मिलीग्राम सैंपल लेने पे ही आपका केवल 30 सेकंड लगेंगे, उसमें अच्छे से इतना बेटर सिग्नल आ जाएगा कि आप उसको डिटेक्ट कर पाओगे। जबकि कार्बन 13 को कंसंट्रेशन भी ज्यादा चाहिए, और 40 टू 50 मिलीग्राम अगर आप लेते हो तो 30 मिनट लगते हैं। लगभग 300 स्कैन आप करोगे, अगर प्रोटॉन का 3 स्कैन कर रहे हो, तब जाके आपको कार्बन के सिग्नल्स सारे मिलेंगे। जो सिग्नल्स हर एक कार्बन के जो भी वो स्कैन लगातार करेगा, उसके एवरेज सिग्नल के फॉर्म में आपको स्पेक्ट्रा मिलता है। इसमें स्लाइड में और कुछ ज्यादा आपको बताने के लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि NMR एक्टिव प्रोटॉन के अलावा कार्बन, फ्लोरीन, फास्फोरस के ये जो पर्टिकुलर दिए हुए हैं, जैसे कार्बन में 13, फास्फोरस में 19 और सॉरी फास्फोरस में 31 और फ्लोरीन में 19, ये सब न्यूक्लियर मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई है जो कि NMR देते हैं और कॉमनली स्टडी किए गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जो कार्बन ड्यूटेरियम है आपका, और जो कार्बन 12 है, ये जैसा कि एक्टिव नहीं होता है, इनका I0 होता है, इसलिए आपके NMR स्पेक्ट्रा में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। जो ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट होते हैं, यही आपका सॉल्यूशन बनाने में यूज किया जाता है, ताकि जो सॉल्वेंट है वो इंटरप्शन ना करे सिग्नल्स में, क्योंकि उसमें भी कार्बन होंगे या उसमें भी प्रोटॉन होंगे जो वो हिंडर कर सकते हैं आपके जो कंपाउंड है उसके सिग्नल्स के साथ में। इसलिए ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट लेते हैं ताकि इससे बचा जा सके। साथ में ये तो प्रोटॉन NMR की बात थी। ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट आपका किसी भी NMR में लिया जाता है, चाहे वो कार्बन हो। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके बाद वो सारे के सारे ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट में ही दिखाते हैं, जो कि आपका डिपेंड करता है कि किसमें सॉल्युबल है। किसमें सॉल्युबल का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर एक सॉल्वेंट हर एक मॉलिक्यूल के लिए फिजिबल हो सॉल्युबिलिटी। तो जैसा आप जानते हो कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है। तो पोलर लाइक, तो जो जैसा मॉलिक्यूल होगा उसको उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। अब हम एक एक करके देखते हैं मॉलिक्यूल। जैसे ये कार्बन 13 NMR है, ये कार्बन 13 NMR जो दिया हुआ है ऊपर, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सब लोग देख रहे होंगे ना। ये क्या है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ईस्टर। ईस्टर है, ठीक है। तो जो ईस्टर होता है इसमें इस ईस्टर में अगर मैं प्रोटॉन के पूछूं तो कितने तरीके के केमिकली डिस्टिंक्ट प्रोटॉन होगा? 3 तरह के।
3 तरीके के। तो उस 3 तरीके के प्रोटॉन में आपको पता है कि CH2 CH3 और CH3CO जो लगा हुआ है CH3CO पे वो पीक आएगी। तो ये जो 3 पीक आ रही है, एक के लगभग, एक 2 के लगभग और एक 4 के लगभग, क्या आप लोग में से कोई बता सकता है अगर मैं इसको ABC लिख दूं तो ABC के लिए कौन सा प्रोटॉन कितने केमिकल शिफ्ट पे आएगा? अगर ये A है, ये B है, तो C है। आप में से कौन मुझे बताएगा? ये बहुत इजी है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग बताओ कि इन तीनों में से ये प्रोटॉन है, हम लोग ये प्रोटॉन स्पेक्ट्रा में से ABC कहाँ पे आएगा? मैम एक साथ एक एक करके शाम्वी ने हाथ उठाया। बोलो बेटा शाम्वी, आप बोलो। मैम ये 4 जो स्प्लिटिंग हो रहा है वो बी का होगा और नहीं, एक या 3 जैसे आपको केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दिख रही है क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर्ड है स्लाइड, तो आप उसकी वैल्यू देख करके बताइए। जैसे 1 पे पीक आ रही है, 2 पे आ रही है, 3 4 पे आ रही है, तो किस वाली कौन सी है, नंबर करके बताइए। अच्छा मैम 1 नंबर वाला जो होगा वो ए होगा। अच्छा, शाम्वी के हिसाब से ये आपका ए है। उसके बाद ये सेकंड वाला सी होगा और ये वाला बी होगा लास्ट वाला। तो ये आपने केमिकल शिफ्ट की वैल्यू याद है उससे बताया कि स्प्लिटिंग की वजह से बताया? ये सारे लोगों को ये सही लग रहा है? यस मैम जी ठीक है, तो ये एकदम सही है। चाहे आप स्प्लिटिंग के हिसाब से कहिए, चाहे आप उसके पीक के वैल्यू केमिकल शिफ्ट की याद करके कहिए, लेकिन ये जो मिथाइल प्रोटॉन है आपके जो सीओ के बगल में लगे, आपको पता है कि वो 2.1 के लगभग आते हैं, तो और उसका जो सिंगलेट आएगा, इसलिए ये जो सी प्रोटॉन्स एकदम सही है। उसके बाद आपके जो बी प्रोटॉन्स हैं वो CH2 है और उसके बगल में CH3 है, तो वो क्वाड्रेट में टूटेगा, इसलिए ये भी एकदम सही है। उसके बाद में लास्ट में आपका आता है ए, जो कि आपके सबसे लास्ट में है, जो बी की वजह से ट्रिपलेट में टूटेगा और इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा शील्डेड प्लेस पे होगी, अप पीरियड होगी, इसलिए ये भी वैल्यू सही है। अब हम कार्बन 13 देखते हैं। सुमित कह रहे हैं कि डबलेट कहाँ है? डबलेट किस चीज का? डबलेट तो कोई नहीं होगा। म्यूट कर अनम्यूट करके बोलिए बेटा, डबलेट कहाँ से आया? सुमित अभी मैंने अपलोड नहीं किया है, अभी मैं अपलोड कर दूंगी। लास्ट वाला लेक्चर कल का मैं अपलोड नहीं कर पाई, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। मैं अभी इसके बाद कर दूं, अभी तो नहीं करूंगी एक्चुअली, लगातार कुछ क्लास या कुछ लगातार चलती है इसलिए मीटिंग रहती नहीं हो पाता है। मैं आपका कर दूंगी, आज कर दूंगी, जो पहले के वीडियो हैं वो अपलोड कर दूंगी। ये अभी आप पहले मुझे बताइए कि ये जो आपने डबलेट लिखा है, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है सुमित। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कार्बन देखते हैं कितने तरीके के कार्बन है। कल हम लोग ने देखा था कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कार्बन देखा था, तो इस मॉलिक्यूल इस ईस्टर में कितने तरीके के कार्बन? 4 तरह के। और कोई बोलिए, सबको 4 तरीके का लग रहा है? यस मैम। एक सी नंबर के, एक ओ डबल बॉन्ड के पास है, एक बी के पास, एक तो ए के पास। अगर मैं फिर से सबको ABCD कर दूं, तो मान लीजिए ये A है, एक B है, ये C है और ये D है, ठीक है? तो अब बात आती है कि कौन कहाँ है। ये जो कार्बन 13 होता है ये स्पिन डीकपल्ड होता है, मतलब इसमें हमें स्प्लिटिंग नहीं दिखती है। प्रोटॉन के कंपैरिजन में इसमें 2 डिफरेंट होता है इसके स्पेक्ट्रा में। ये आप देख रहे हो, ये कार्बन 13 स्पेक्ट्रा है, इसमें डिफरेंस क्या है? ये सारी पीक सिंगलेट आती है क्योंकि ये स्पिन डिकपल्ड होता है। दूसरी बात कि इसका इंटीग्रेशन करके हम नंबर ऑफ कार्बन नहीं बता सकते हैं, हाँ, लेकिन ये हम बता सकते हैं कि आपको पहले भी बताया है, रिलैक्सेशन में भी बताया है कि जो पीक सिग्नल है आपका, जो क्वार्टनरी है वो आपका बहुत छोटा होता है ना? ये अगर आपको याद है तो
तो इसको हम देखेंगे कि ए बी सी डी आपका कहाँ पे आ रहा है। तो हमें इसकी वैल्यू थोड़ी सी मेमोराइज करनी पड़ती है। इसमें टर्शरी कार्बन है, सेकेंड टर्शरी कार्बन सॉरी नहीं है, इसमें केवल आपके एक कार्बन जो कि एक कार्बन से लगा हुआ है प्राइमरी है, एक मिथाइल है, दो मिथाइल है। ठीक है, तो साफ साफ आपका दिख रहा है कि अगर आपको वैल्यू नहीं भी याद है तो आप उससे ये बता सकते हैं कि जो ये बी वाला CO है ये आपके थोड़े से अपफील्ड रीजन पे आएगा। कार्बन 13 और प्रोटॉन NMR में ये भी डिफरेंस होता है कि ये जो रेंज होती है देखिए ये आपकी 0 से 200 तक होती है, जबकि प्रोटॉन NMR की जो रेंज होती है वो आपकी 0 से 12 तक की होती है। ठीक है, जैसे कि एल्डिहाइड या प्रोटॉन आपके लॉन्गर डीशील्डेड रीजन में आते हैं, उसी तरीके से जो कार्बोनिल, ईस्टर्स, ये सारे कार्बन होते हैं वो आपके इस रीजन पे आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप पीक की बात करो और ये A है और ये B है तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि ये हमारा B है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है इस C की और इस D की और साथ में ये A की। तो ये जो आपका B है, C है, ये डायरेक्टली इस ऑक्सीजन से लगा हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ आएगी। इसके बाद आपकी A और D की वैल्यू कम एक की फिर डाउन फील्ड रीजन से थोड़ा सा और शिफ्ट होकर के शील्डेड रीजन में जाएगी, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप है। तो उस शील्डेड रीजन में भी क्योंकि आपका जो मिथाइल है वो आपके ज्यादा शील्डेड रीजन में आएगा, इसका रीजन प्रोटॉन वाला ही है, और आपका जो A है वो आपका ये आएगा। ठीक है, तो ये केमिकल शिफ्ट जो हम कंसीडर कर रहे हैं और जो केमिकल इक्विवेलेंस कंसीडर कर रहे हैं, साथ में ये ध्यान दे रहे हैं कि हम कार्बन 13 में सिंगल पीक मिलती है, कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होती, कोई भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती है, और जितने भी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं वो सारे के सारे अलग अलग पीक देंगे। जितने इक्विवेलेंट है वो सब एक पीक देंगे, जैसा कि आपने प्रोटॉन में भी देखा था। इसकी रेंज आपको जैसे बताया 0 से 200 तक होती है, जबकि प्रोटॉन की आपकी 12 से 0 तक होती है। ठीक है, इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो लगभग 100 टाइम्स ज्यादा रिजोल्यूशन रिक्वायर करता है, और कंसंट्रेशन सैंपल का ज्यादा चाहिए होता है कि जितना जो हमने पहले इसके फर्स्ट स्लाइड में बताया, क्योंकि इसकी एबंडेंस बहुत कम होती है इसलिए इसको कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए होता है। अब अगर हम शिफ्टिंग की बात करें, ये स्लाइड आपको दिख रही है, पूरी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये एक रेंज दिया है। अब आप ध्यान से इस रेंज को देखेंगे क्योंकि आगे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, जो वैल्यूज हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग ये देखते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ इसकी वैल्यू आती है। देखिए जैसे बताया 0 से 200 में, तो 0 से 50 तक में आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपके प्रोटॉन्स आते हैं। साथ में जो मिथिलीन प्रोटॉन है, मीथीन प्रोटॉन है, वो सारे के सारे इस रीजन में आपके आते हैं, 0 से 50 तक में आते हैं। अगर sp है, ध्यान देना है, अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी इसी में आता है। ठीक है, साथ में अगर कार्बन sp3 कार्बन, ये आपका जो दोनों कार्बन है ये आपका sp3 कार्बन है, तो ये जो sp3 कार्बन है आपका अगर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से लगा हुआ है तो वो भी इसी रेंज में आएंगे, 50 to 100 रेंज में आएंगे। ठीक है, साथ में अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अब स्टार्ट होता है आपका प्लानर मॉलिक्यूल, चाहे ये देखिए चाहे ये देखिए, जो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे
वो सारे के सारे आपके 100 से 150 के बीच में आएंगे, डिपेंड करता है उसमें क्या क्या आता है। साथ में जो कार्बोनिल है इस रेंज में आपका 150 से 200 तक में जितने भी कार्बोनिल ग्रुप्स वाले हैं, चाहे वो ईस्टर हो, अमाइड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, सब आएगा। बस अंतर क्या है कि जो ईस्टर्स वगैरह रहेंगे वो आपके थोड़े कम रीजन में आ जाएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग से फिर पूछ सकती हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एल्डिहाइड और ईस्टर दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका ईस्टर और एमाइड ग्रुप आता है, जबकि लार्जर जैसे जैसे बढ़ते हैं आपका वैसे वैसे जो आपकी वैल्यू आती है वो आपकी एल्डिहाइड और कीटोन की वैल्यू आती है। तो इधर आपके एमाइड हो गए, ईस्टर हो गए, वो हो गया, और इधर आपके कीटोन हो गया। मतलब सेम रीजन होगा लेकिन जो वैल्यू होगी आपकी थोड़ी सी ज्यादा होगी। किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए। तो 150 से 200 में ही आपके एल्डिहाइड भी हो जाएंगे और कीटोन भी हो जाएगा, ईस्टर भी हो जाएगा, एमाइड भी हो जाएगा। सिर्फ अंतर क्या आएगा आपका कि जो आपकी वैल्यूज हैं एल्डिहाइड कीटोन की थोड़ी सी ज्यादा शिफ्ट हो जाती हैं डीशिल्डेड रीजन में, और आपका जो एमाइड और ईस्टर्स वगैरह हैं, एसिड्स वगैरह हैं, वो सब आपके थोड़ा सा अपफील्डेड रहते हैं। साथ में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आपने देखा कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप लगा हुआ है तो उसका रेंज भी आपका और डीशिल्डेड कंडीशन में चला जाता है। मतलब नॉर्मल जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो आपका 0 से 50 में होता है, लेकिन अगर उस पर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप लग जाता है तो वो और थोड़ा डीशिल्डेड रीजन में शिफ्ट होकर के वो 50 से 100 तक आने लगता है। तो इसका मतलब आपका जो वैल्यू है आपकी 0 से 200 में आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि sp3, sp, sp2 और कार्बोनिल। अब डिपेंड करता है कि उस sp3 के साथ में कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हो सकता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप लगा हो या क्या लगा हो, उसके बाद sp पे क्या लगा हो या sp2 पे क्या लगा हो या कार्बोनिल पे क्या लगा हो, उसी के साथ में जो जो सब्स्टिट्यूएंट लगे रहेंगे उसी तरीके से आपकी शिफ्टिंग केमिकल फील्ड की होती रहेगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हम दोनों देखेंगे। तो इसमें प्रोटॉन एनएमआर अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रोटॉन में कितने सिग्नल आएंगे इस मॉलिक्यूल में? हम अगर प्रोटॉन एनएमआर की बात करें तो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है ऊपर साइड में, इस मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन सिग्नल आएंगे बेटा? 7। और कोई बताइए। राहुल ने 7 बोला। मैं पूछ रही हूँ कि इस कंपाउंड में कितने प्रोटॉन के सिग्नल आएंगे? 5। और लोग बोलिए बेटा। 7 7 ही आएगा। 7 ही आएगा। प्रोटॉन सिग्नल की बात कर रही हूँ मैं जामरी। अच्छा इधर डाउन बोल। मैम देखिए ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है इस प्लेन में। मैम 5 आएंगे मैम। 3। नहीं तो आपके जो मैम 3। जो मॉलिक्यूल नहीं बेटा 3 नहीं, इसमें 5 ही 5 चाहिए होंगे। आपको। देखिए ये दोनों जो होंगे सेम होंगे, है ना? आप समझ रहे हो? ये जो दोनों है ये यस आपके मैम एक 5 सिग्नल सिग्नल्स आएंगे देगा, प्रोटॉन के। ये दो आपका एक सिग्नल देगा। तो मतलब आपका एक ये, दो ये, 3 ये, अच्छा ये छूट गया आपका ये वाला 4, ठीक है। तो टोटल कितने प्रोटॉन हो गए? 5 5 हो गए, ठीक है। क्योंकि आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर कार्बन की बात करें तो आपका 7 एक, सिग्नल आएंगे। कार्बन की बात करें तो कार्बन में कितने हो जाएंगे? अब देखिए
कार्बन में 7 सिग्नल्स आएंगे। हाँ साइमा, क्या पूछना है पूछिए बेटा। एक बार फिर से बताइए मैम, नहीं समझी इसको। प्रोटॉन 5 सिग्नल होगा। एक मिनट, मैं नोटेशन बंद नहीं किया है मैंने। अब देखिए, एक इधर प्रोटॉन पूछ रहे हो ना राहुल आप? जी मैम। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इतने तरीके के प्रोटॉन होंगे। एक ये प्रोटॉन, एक ये पीक, एक ये पीक, दोनों प्रोटॉन की सेम आएगी, इधर भी दोनों प्रोटॉन की सेम आएगी आपकी, और जी CH2 की एक आएगी और CH3 की एक आएगी, तो टोटल 5 पीक हो गए। ठीक है, अब हम कार्बन 13 करते हैं। तो कार्बन 13 में आपका कितना हो गया? 7। कार्बन 13 तो दिख ही रहा है कि 7 है ना। अब देखिए जी स्पेक्ट्रा में कितना ब्यूटीफुली बता भी दिया है कि कौन सा पीक किसका होगा। आपको जैसे पता है कि इसमें कार्बोनिल भी है, एल्डिहाइड भी है और आपका ईस्टर भी है सॉरी कार्बोनिल नहीं, कार्बोनिल में आपका 2 है, एल्डिहाइड है और ईस्टर है ना। तो जी आपका सी, ये वाला अगर ए है और ये आपका अगर बी है, तो ये वाली पीक किसकी होगी? ए की होगी कि बी की होगी, बताओ बेटा। मैम एक ही। एक ही। ए की। अभी अभी क्योंकि बताया एक ही। था कि ज्यादा डी में आपका ए जाएगा। उसके बाद आपकी जो बी है ईस्टर वाला है, वो आपका यहाँ होगा। ठीक, इसके बाद में आपका देखिए जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स है वो 3 तरीके के हैं, सॉरी 4 तरीके के हैं। 1 2 3 और ये 4 तरीके के एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं, एरोमेटिक कार्बन है। यस मैम। ठीक है, तो एरोमेटिक रीजन आपका ये होता है, और ये दो जो है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कार्बन इतने पास होंगे कि वो इस तरीके से दिख रहे हैं, और ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, ये आपका ये दोनों है। समझ में आ रहा है सबको? एक बार फिर से मैम बताइए, नहीं दिख रहा है। मैंने पूछा कि इस कंपाउंड में ए और बी, ये तो समझ में आ गया होगा कि ए और बी में ए क्यों है, वो सी उस ए की वो सिग्नल क्यों है। क्योंकि आपको अभी भी बताया था पिछली स्लाइड में कि जो कार्बोनिल्स होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन वगैरह, बहुत ज्यादा आपके डीशील्डेड कंडीशन में चले जाते हैं। जो ईस्टर होता है, एमाइड होता है, वो थोड़ा सा शील्डेड रीजन में आता है। आएंगे दोनों 150 से 200 के बीच में ही, लेकिन उस 150 से 200 के बीच में भी 2 रीजन हो जाता है। ज्यादा तरफ होगा एल्डिहाइड कीटोन और कम साइड में होगा आपका ईस्टर, एमाइड, ये सब। तो इसलिए ये, क्योंकि बी वाला जो है ईस्टर वाला है, तो ये आपका बी होगा और यहाँ पे आपका ए होगा। उसके बाद अगर आप कार्बन देखो, एरोमेटिक कार्बन, तो एरोमेटिक कार्बन में एक एरोमेटिक कार्बन ये है, एक एरोमेटिक कार्बन ये दोनों है, एक एरोमेटिक कार्बन ये दोनों है, और एक एरोमेटिक कार्बन ये है। तो ये 4 एरोमेटिक कार्बन इस एरोमेटिक रीजन में आ रहे हैं। जो ये 2 एरोमेटिक कार्बन है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों लगभग सिमिलर कंडीशन में, एनवायरमेंट में है, तो उसकी पीक आपकी ये होगी। जबकि जो ये वाला है आपका ऊपर वाला, इसका और इसका एनवायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसकी पीक आपकी एज यूजुअल जो कार्बोनिल कार्बन के पास में है उसकी वैल्यू ज्यादा इधर आएगी डीशील्डेड में, और आपका ये जो एरोमेटिक है जिसकी वैल्यू जो ईस्टर से लगा हुआ है, उसकी पीक आपकी ये वाली आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है?
एक दो बच्चा Yes, बोलिए ma'am. जिसको समझ यस में आए। मैम। यस मैम, यस Yes. मैम। ठीक है, अब आपका बचता है ये दो ग्रुप CH2 और CH3। तो CH2 CH3 में आपको पता है कि आपका 0 से 50 के लगभग पे आता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो जाता है तो 50 से 100 के बीच में आता है। तो किस कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है? CH2 वाले पे. CH2 वाले पे, इस वाले पे। तो इसका मतलब ये जो पीक 40 आएगी से वो 80 के बीच, CH2 की 60 हो पे, जाएगी, और ये जो CH3 है उसका क्या होगा? ये होगा। 0 से 20 के बीच में। अब ये एकदम साफ साफ आपको स्पेक्ट्रा क्लियर है। मुझे लगता है कि कोई स्पेक्ट्रा दिया जाएगा तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर लोगे ना? प्रयास करेंगे मैम। साइमा 8 कार्बन कह रही बेटा, 8 कार्बन नहीं होगा, 7 कार्बन ही होगा, और प्रोटॉन 5 होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मॉलिक्यूल में बताइए। इसमें प्रोटॉन बताइए कितने आएंगे? तीन। 2। ठीक है, ती- सुमित ने बोला 3 तो, और दो बताइए। ही तीन होगा आएंगे मैम। मैम, 3 types of. मैम 3 3 आएंगे। 3 टाइप्स के, और 2 मैम। देखिए इसमें साफ साफ एक 3 प्लेन होगा, ऑफ 3। सिमेट्री सेमेट्री है जी। 2 आ रहा है या 3 आ रहा है ना? 2 आ 3 रहा होगा है मैम, ये 3 प्लेन ऑफ 3। सिमेट्री है। देखिए जी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखी, तो उस जी प्लेन ऑफ मैम। सिमेट्री की वजह से ये प्रोटॉन एक हो गए और ये प्रोटॉन एक हो गए। इस और कहीं प्रोटॉन है इसमें? नो, हाँ, ऊपर पे यस CH3 मैम। पे। कार्बन पे बीच से जो जिससे लाइन खींचे बीच हैं, वाला बीच पे। कार्बन जी मैम। ये वाला कार्बन, नो नहीं, मैम। उसके साइड वो वाला। बॉन्ड है मैम। यहाँ वाला। हाँ, उसके वही एडजस्ट। वाला, यस ये मैम। वाला। हाँ, जी जी तो इसका मतलब कि ये प्रोटॉन का एक अलग सिग्नल आएगा। मतलब जो जी। आपके प्रोटॉन हो गए वो 1, 2 और 3 हो गए। 3 ठीक है, तो 3 जी। प्रोटॉन हो गए। अब हम लोग देखते हैं कार्बन कितने होंगे, कार्बन के कितने सिग्नल आएंगे। 1 2 3 4 5। 5 होंगे मैम कार्बन के सिग्नल। और लोग बताइए। 4 होगा। 4। इसमें 5 हो जाएगा मैम। हाँ, 5। और बताइए, 2 लोगों का आंसर आया 4 और 5। और लोगों को बताइए। एक बच्चे ने बोला 4, एक बच्चे ने बोला 5। रियल में इसका कितना आएगा? 5। ठीक है, यस मैम। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको सिमेट्री के हिसाब से, तो अगर हम यहाँ से लाइन लकीर खींच खींचते तो जी। ए हो गया, ये बी हो गया, सी ये डी सी हो गया, ये डी हो गया, और ये ई। ई हो गया। ऊपर वाले भी ई। हो गया ना? जी मैम। तो कितने तरीके के कार्बन हो गए? 5। अब हम देखेंगे कि कौन कहाँ आएगा। आपको पता है कि sp हाइब्रिडाइज किसके बीच में आता है? 50 से 100 के 100 बीच के में, बीच में। है ना? तो 50 से 100 के बीच में आता है। ये वाला जाएगा बी। 50 से 100 के बीच में कौन कौन आएंगे? बी डी और और सी। C और C. बी और सी। अब बात है कि बी पहले आएगा कि सी पहले आएगा? पहले में पहले बी आएगा। आएगा।
पहले बी। जो ज्यादा मिथाइल ग्रुप के पास होगा वो ज्यादा शील्डेड होगा, जी ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका सी आया और ये आपका बी।